नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। बिहार में कैसे जहरीली शराब की वजह से 2 दिन पहले तक 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज मुजफ्फरपुर में 4 और लोगों की शराब की वजह से मौत हो गई। लेकिन बिहार की सुशासन सरकार ऐसा लग रहा है कि अभी भी नींद में है। अभी से ठीक 24 घंटे पहले हमने धाकड़ एक्सक्लूसिव में ही बिहार की सोई सरकार को जगाने की कोशिश की। हमने दिखाया कि बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे कैसे खुलेआम शराब बेची जा रही है। लेकिन अफसोस, सरकार की नींद, पुलिस की नींद अभी भी नहीं खुली। इसीलिए टाइम्स ऑफ भारत ने फैसला किया कि सम्मतपुर घाट के बाद आज हम बिहार के ही वैशाली में शराब की खुलेआम बिक्री आपको और सरकार को दिखाएंगे। ये देखकर शायद ये पूरा तंत्र जो है ये समझ सके कि सिर्फ प्रतिबंध लगाना ही काफी नहीं है, सख्ती से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। टाइम्स ऑफ भारत की टीम को सूचना मिली कि वैशाली जिले के जदुआ में शराब बेची जा रही है। हमारी टीम फौरन जदुआ पहुंची। हमने आपको कल दिखाया था, आपको याद होगा, कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे शराब के अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अब जो देखेंगे वो है एक आदमी जो शरीर पर तौलिया लपेटे हुए और सिर पर हेलमेट पहने हुए आता है हमारे पास। ये ड्राई स्टेट बिहार में शराब का कारोबार कर रहा है और नीली शर्ट में जो आप देख रहे हैं उसके पीछे शख्स वो टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर हैं जो इस हेलमेट पहने हुए व्यक्ति से शराब खरीदने के लिए पहुंचे। कल हमने आपको पटना के सम्मतपुर गंगा घाट की तस्वीरें दिखाई थी और आज देखिए वैशाली की ये तस्वीर। आइए, क्या है? इवनिंग में सर 8 PM है। अच्छा, सही है ना भाई। आजकल बड़ा प्रॉब्लम सुन रहे हैं इधर उधर से। माल एक नंबर है, बाहर वाला। मैंने अगला बार पीने लायक जिंदा रहने देगा ना। एकदम एकदम एक बार लेके जाइएगा ना। हाँ, तो दोबारा याद कीजिए। तो खेत में लेकर के हमारे रिपोर्टर को गए। शराब बेचने वाला रिपोर्टर को खेतों की तरफ ले गया। उसके बाद उसने ये समझाया कि शराब को घर पे नहीं रखा जा सकता, वहां पर महफूज नहीं है। खेतों में केले के पेड़ के साथ छिपाकर पूरी तरह से महफूज इस शराब की खेप को रखा गया था। रिपोर्टर ने शराब बेचने वाले से अपना डर भी जाहिर किया। रिपोर्टर ने उससे पूछा कि कहीं ये शराब नकली तो नहीं जिसे पीकर लोग मर सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। पर शराब बेचने वाले ने रिपोर्टर को पूरा भरोसा दिलाया कि एक बार लेकर जाओगे तो बार बार आओगे। जाहिर सी बात है, उसको पता ही होगा ऐसे कई सारे लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे जो बार बार उनके पास आते होंगे। धड़ल्ले से चल ही रहा है पूरा धंधा। और आखिरकार शराब बेचने वाले ने रिपोर्टर के हाथ में बोतल थमा दी। हेलो, कितना का है? 1200 का है। हेलो, 1200 कहाँ वाला है? और झारखंड का है। हेलो, हिमाचल लिखा है। हाँ, झारखंड होते हुए आता है। हिमाचल लिखे हुए हैं। अच्छा, हिमाचल झारखंड से हो क्या रहा हाँ। है? दाम पर नहीं लिखा है, पूरा है। हाँ, इसके अलावा भी है। हाँ, 8 PM है। लिखा तो कल पटना और आज वैशाली, 2 अलग अलग शहर, 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। वहां कहानी एक ही है। खुले में यह पूरा धंधा अवैध तरीके से शराब बेचने का चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से कैसे एहतियात बरती जा रही है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि शायद इनको पता है कि इनको एक तरीके से संरक्षण मिला हुआ है। खेतों में शराब छुपा करके रखी जाती है। आदमी जो बेचने आता है अपनी पूरी जो पहचान है उसको छुपाता है, तौलिया लपेट के आता है, सिर पर हेलमेट होती है और जो आप मांगे, जो भी आप मांगे वो आपको मिलेगा। बस आपको पैसे देने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब के अवैध व्यापार पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता माधव आनंद है, बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर हैं और बिहार सरकार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन भी हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं माधव आनंद जी कि कल जब हमने पहले ये पूरी कहानी दिखाई थी, हमें कहा गया था कि इक्का दुक्का ऐसे कुछ हो सकते हैं, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पर पटना ही नहीं, वैशाली, कोई भी शहर का नाम ले लीजिए, वहां पर
कोई पत्थर फेंकेंगे आपको एक शराब बेचने वाला मिल जाएगा। कैसे कैसे हो रहा है खुले में धंधा? देखिए, अब जो हो रहा है, आप जो दिखा रही हैं, उससे तो हम लोग भी अचंभित हैं कि रूट इतना गहरा जा चुका है। लेकिन एक बात तो ये समझने की जरूरत है कि समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, बिहार की जनता के स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शराबबंदी की, और शराबबंदी के परिणाम भी जो है अच्छे जैसे मिले हम लोग के। माधव जी, माधव आनंद जी, आपसे एक छोटी सी दरखास्त करना चाहूंगी। आपका शायद टीवी का ऑडियो ऑन है, उसको आप थोड़ा कम कर दें। और जहां तक अचंभे की बात है, अचंभा मुझे शायद आपसे ज्यादा ही हो रहा है कि जो हमें दिख रहा है, जो हमारे रिपोर्टर को दिख रहा है, जो शायद बिहार में रहने वाले एक एक आदमी को दिख रहा है, वो आपको टीवी पर देख करके इतना अचंभा क्यों हो रहा है? शायद ये देख करके पूरे प्रदेश में कुछ ही लोग हैं जो कि अचंभित हैं, और वो जदयू के लोग हैं। नहीं, देखिए, हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शराबबंदी की। शराबबंदी करना एक कितनी बड़ी पहल, आप समझ सकते हैं कि बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश, और सरकार के आय का सबसे बड़ा अगर स्रोत होता है तो या तो लीकर से आता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। उस सीमित संसाधनों वाले प्रदेश होने के बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, क्योंकि वहां के लोगों में ये था, महिलाओं में था कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो माधव आनंद जी, ये बताइए कि अगर आप लोगों के हितों में सब कर रहे हैं, तो उन 33 लोगों के हित का क्या, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? उन 4 लोगों के हित का क्या, जो आज मुजफ्फरपुर में जिन्होंने दम तोड़ दिया? आप मुझे बोलने दीजिए। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर कानून का दुरुपयोग करके अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी निश्चित रूप से सर मुट्ठी भर नहीं है ना, ये तो आप खुद ही मानते हैं कि आपने 3 लाख FIR किए हैं। 3 लाख FIR तो मुट्ठी भर नहीं होता ना। अगर ये कानून इतने अच्छे से चल रहा है, तो 3 लाख लोग कैसे धंधा कर पा रहे हैं आपके प्रदेश में? देखिए, 12 से 13 करोड़ की आबादी बिहार की है। अगर आपके अकॉर्डिंग 3 लाख केसेस, तो हम लोग मान रहे हैं कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में कमियां हैं, और उस कमियों को भी दूर करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बोला है कि छठ के बाद हम लोग रिव्यू मीटिंग करेंगे। कि एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हम लोग निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं कि शराबबंदी बिहार में है, आगे भी शराबबंदी रहेगा। अगर हम लोगों को कैंपेन चलाने की आवश्यकता हो, इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे कहीं कमियां रह गई है, हम लोग उसको भी दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं, उसको निश्चित रूप से सजा मिल रही है, और हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो कसर की बात आप कह रहे हैं, वो तो जो मैं हमारे संवाददाता जो जमीन पर है उन्हीं से पूछ लूंगी, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कहां कोर कसर हो रही है। पर आप बताइए चितरंजन गगन जी, क्या ये जागरूकता की कमी है? कानून अपना काम कर रहा है, ये लोग हैं जो कि जागरूक ना हो पा रहे हैं। नहीं, देखिए, यह जो है शराब जो है, यह इनका जो है सो एनडीए नेताओं का हिडन सोर्स ऑफ इनकम है। और अभी जो ये शराबबंदी चिल्ला रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2015 के पहले की बात। उस समय इतनी छूट दे दी गई थी यही एनडीए सरकार के द्वारा कि NH के बगल में या हाईवे के बगल में यदि आप मदिरालय खोलना चाहते हैं, बार खोलना चाहते हैं, तो 40%, अरे हाथ नीचे कीजिए, आप डाउन। नहीं, मैं आपके जवाब भी देना चाहता हूँ। नहीं, 40% अनुदान दिया जाता था, गली मोहल्ला सब जगह। राजद शासन काल में जहाँ पूरे बिहार में 900 शराब के दुकान थे, वहीं पर जब एनडीए की सरकार बनी, पूरे बिहार में 14,000 शराब के दुकान खुल गए। सारे जो आप समर्थन में हैं, आप चाहते हैं कि नहीं बिहार में शराबबंदी रहे? आप चुप रहिए, अल्लाह कीजिएगा। धंधा करते शराब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अरे आप बताइए, आप समर्थन में है कि नहीं है, या आप चाहते हैं बिहार में शराबबंदी नहीं हो? आप बता दीजिए ना उसको। बिहार की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि आप शराबबंदी के पक्ष में है या विरोध में है? आप चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, बंद करवाइए। ये लोग केवल झूठ का व्यापार करते हैं, इनके संरक्षण में सारा धंधा होता है। नहीं, आप एक सेकंड माधव आनंद जी, ये बात तो अभी चर्चा का विषय है ही नहीं कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं। ये तो किसी भी सरकार का हक है कि वो शराबबंदी करे या ना करे। सवाल जनता आपसे ये पूछ रही है कि जब आप कानून लाए तो उस कानून का पालन तो करवाइए ना। वो कानून तो आपने
अब लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। नहीं, आपसे मांग ये है कि आप कानून लाइए, पर कानून का पालन करवाइए। खुले में हर जगह शराब बिक रही है, जहरीली शराब बिक रही है, मिलावटी शराब बिक रही है, 5 रुपए से लेकर के 500 रुपए कर की बोतल मिल रही है। लोग ब्रांड के नाम से मांग रहे हैं। ये इक्का दुक्का मुट्ठी भर तो नहीं हो सकता ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा एक माफिया काम कर रहा है। नहीं, कोई भी नीति लागू करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। नीति आप बना दीजिए और नियत आपका साफ नहीं है तो कोई भी नीति लागू नहीं होगा। 3 लाख लोग जो ये कह रहे हैं कि 3 लाख लोग जेल में बंद है, वैसे लोग बंद हैं जो मजदूर है, दलित है, अति पिछड़ी है, गरीब है। बड़े बड़े माफिया कितने को गिरफ्तार किए, कितने को सजा मिली। और शराबबंदी इन लोगों ने राजद के दबाव में लागू किया था। जब सरेआम आरजेडी के दबाव में सुनने लगी एनडीए शासन में। आप सुनिए, आप नहीं जानते। एक सेकंड, माधव आनंद जी, उसका जवाब इससे पहले कि आप दें, आपने जो बात कही कि पूरा काम कर रही है सरकार, थोड़ी सी शायद कसर बाकी है। साकेत, थोड़ी सी कसर है? नहीं, देखिए, मैं अपने सहयोगी से पूछ लेती हूँ क्योंकि वो जमीन पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक सेकंड, चित्रंजन जी एक सेकंड दीजिए। काफी है कि कहीं ना कहीं जो शराबबंदी कानून, चूंकि नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ये कानून लाया था वो निश्चित तौर पर बिहार की भलाई के लिए उन्होंने ये कानून लाया था और उनका एक कह सकते हैं ड्रीम था कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जिसे इस कानून को इंप्लीमेंट करना है, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गलतियां हैं। जो थाना लेवल पर या फिर जो पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, उसी में कहीं ना कहीं इस सिस्टम में छेद है, जिस वजह से बिहार में इतनी तादाद में शराब बाहर से आती है और खुद यहाँ गांव-गांव में शराब जिस तरह से बन रहा है, जो देसी शराब, और उसको पीकर लोग मर रहे हैं, जो जहरीली शराब है, वो सिस्टम की वजह से है। तो ऐसे में जरूरी है कि नीतीश कुमार उन सिस्टम को सुधारे। जिस तरह से माधव आनंद जी कह भी रहे थे कि कमी किस स्तर पर है? क्या जो करप्शन है, जो पैसा लोग कमा रहे हैं, वो निचले स्तर पर है या वो बड़े स्तर पर है या वो सरकारी स्तर पर है या पुलिस के स्तर पर है? कमी कहां हो रही है? देखिए, कमी निश्चित तौर पर सिस्टम के अंदर ही है और कहीं ना कहीं जो लाभ है वो ऊपर तक पहुंच रहा है, क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट है लगातार कि जिस तरह से थानों में शराब पकड़े जाते हैं और उसकी नीलामी ढंग से नहीं होती है, जितनी शराब पकड़ी जाती है उतना शो नहीं किया जाता। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जांच की जरूरत है। नीतीश कुमार लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, वो जरूर इस बात पर नजर रख रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्तर पर जो अधिकारी है, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है, क्योंकि थाना लेवल और इस तरह के लेवल पे ही इस तरह का काम हो रहा है कि गांव-गांव तक शराब पहुंच रही है, देसी शराब बनाए जा रहे हैं। तो जब तक उसमें सुधार नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब 16 तारीख को, इसी महीने 16 तारीख को नीतीश कुमार ने कहा है कि इस पूरे प्रकार जो शराबबंदी है उसकी फिर से एक बार समीक्षा होगी और तमाम जो अधिकार हैं वो तय किए जाएंगे। लेकिन लगातार आप देखिए, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में घटना आज हुई है, आज भी 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग अस्पताल में हैं जहरीली शराब पीने के कारण। और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि जो मुजफ्फरपुर के एसएसपी है, उन्होंने संबंधित थाना के थाना इंचार्ज और कुछ पुलिस कर्मियों को वहां सस्पेंड कर दिया है। तो ये सस्पेंशन पहले होना चाहिए, ना कि बाद में, जब आप शराब के लिए पर ही मामला क्यों खत्म कर रहे हैं? सिर्फ सस्पेंशन पर ही क्यों मामला खत्म कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम आंकड़ों की भी बात करते हैं, साकेत, एक वक्त मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजय टाइगर जी बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी, आपको भी जवाब देना है, पर अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया एक प्रेस नोट, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। इस प्रेस नोट में कल यानी कि 8 नवंबर की तारीख दर्ज है। 8 नवंबर को 4 जिलों में पुलिस ने छापेमारी की। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर। कल 749 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। 347 मामले दर्ज किए गए और 568 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 15,246 लीटर, जी हां, 15,246 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और देशी शराब की जहां तक बात करें तो 3,435 लीटर, कुछ महुआ से बनी शराब और कुछ लीटर स्पिरिट भी बरामद किया गया। 8 लाख से ज्यादा कैश भी जब्त किया गया है। पुलिस ने अच्छा काम किया, आप भी मानेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं इन सब आंकड़ों को बताने के बाद कि बिहार की पुलिस राजधानी पटना में ऐसी सख्ती क्यों नहीं दिखा रही है?
कल ही के दिन हमने आपको दिखाया कि कैसे कैमरे पर खुले में 500 रुपए में, 1200 में, 1500 में, 1800 में आपको बोतल आसानी से मिल रही है। तो राजधानी पटना में क्यों इस तरीके की कार्रवाई से बचा जा रहा है, बताइए संजय टाइगर जी। बार बार हम जब ये सवाल पूछते हैं, हमसे कहा जाता है कि देखिए कितने एफआईआर हो गए, हमने फलां को सस्पेंड कर दिया, हमने उसको हटा दिया। आप जिस राज्य में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, छोटी से छोटी चीज पर आप यूएपीए लगा देते हैं, गुंडा एक्ट लगा देते हैं। यहां पे तो शराब का माफिया चल रहा है, गुंडा एक्ट के तहत क्यों नहीं उन सबको जेल में बंद कर देते? सस्पेंशन से क्या होगा? 2016 में हमने शराबबंदी कानून बनाया था, बाद में आवश्यकता महसूस होने पर उसमें संशोधन भी किया और ये कानून सर्वसम्मति से बना था। हम लोग उस समय विपक्ष में थे, तब भी हमने इसके समर्थन किया था। जो आज विरोध में है, विपक्षी पार्टी के रूप में बैठे हैं, वो भी उस समय सत्ता में थे, उनका भी समर्थन था। उन्हीं के दबाव पर बना था, राजा के दबाव पर ही बना था। नहीं, आपके दबाव पर बनता था, बेचैन क्यों होते शराबबंदी कानून से? संजय आप सुनिए तो, अरे बात सुनिए ना, आप सुनिए ना, अरे बात तो सुनिए। हम तो विपक्ष में थे, फिर भी हमने समर्थन किया था और कानून बना। बाद में आवश्यकता महसूस हुई तो संशोधन किया गया। 2021 में हमने नियमावली भी बनाया। संजय जी, कानून के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। आपको कानून लाना था, महिला बड़ी खुश थी, आपको भर भर के वोट भी मिला, बहुत खुशी की बात है। ये बताइए कि शराब फिर बिक कैसे रही है? कानून पे कोई सवाल नहीं है, कानून लागू क्यों नहीं कर पा रहे? एक अनुरोध है मेरा, सेंटेंस पूरा हो देने दीजिए तब रोकिए, इससे बाधा पहुंचती है। पर मैं आपसे सवाल तो अलग पूछ रही हूँ संजय जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। आप जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, आप कहते हैं कानून तोड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ठोक दो। सीधा ही जवाब, आप क्यों गुंडा एक्ट नहीं लगाते लोगों पे? यहाँ शराब माफिया पे लगाइए ना गुंडा एक्ट। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। 16 तारीख को मुख्यमंत्री समीक्षा करने जा रहे हैं और क्या आवश्यकता होगी, उच्च स्तरीय बैठक होगी। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब 21 में नियमावली बनी तो नियमावली में पूरा उल्लेख है कि कौन सा अपराध करने पर, किस प्रकार का अपराध करने पर क्या सजा मिले। नियम और कानून से चलता है शासन। यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों आप लोगों पर, जो लोग अभी भी कानून के बावजूद खुले में शराब बेच रहे हैं, उन पर ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? ढिलाई तो हो रही है ना संजय जी, तभी लोग इस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं कानून का। आप इतना लंबा सवाल कर रही हैं, आप इतना लंबा सवाल कर रही हैं, तो जरा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, आप मेरे लंबे सवाल का छोटा जवाब दे दीजिए कि कड़ा कानून क्यों नहीं लगाते? यार आप दोनों, अब तक आपने हमको बोलने कहाँ दिया? मैं पूछ रहा हूं और आपसे कि देखिए कानून बनता है, हाँ। और बिहार में अपराध के मामले पर, भ्रष्टाचार के मामले पर, हाँ। 0 टॉलरेंस की नीति है सरकार की। अच्छा। और जो भी कानून का उल्लंघन करता है, जेल के सलाखों के अंदर किसने भेजा? शराब किसने पकड़ा? हमने पकड़ा। हाँ। और मैं आपसे पूछता हूं, आईपीसी की कौन सी धारा है जिसका उल्लंघन नहीं होता है बिहार में या कहीं भी? क्या कानून खत्म कर दिया जाए? देखिए शराब, अरे चुप आप ही लोग दे सकते हैं। जवाब आप ही लोग दे सकते हैं। ये तो संजय जी आपने तो ऐसा तर्क दे दिया जैसे कि बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी घटना होती रहती है। आप 44 लोग तो मर गए ना, अब आपके तर्क से उनकी जिंदगी तो नहीं लौटेगी। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप कानून की बात कर रहे हैं, आपको लगता है आपका कानून अच्छे से काम कर रहा है? पहले मेरी बात सुनिए। कानून काम कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देश में कानून है, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम। क्या अनुसूचित जाति पर अत्याचार की घटना नहीं होती है? 302 है, हत्या नहीं होता है। 307 है, हत्या का प्रयास नहीं होता है। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में कानून बनाया है, क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? आप कानून को क्यों सवाल उठा रही है? और पुलिस तुम्हारा कानून पे सवाल नहीं उठा रहे, सवाल आप पे उठा रहे हैं। अरे संजय जी, कानून पे कौन सवाल उठा रहा है? सवाल आप पे है कि आप कानून लागू नहीं कर पा रहे। कानून तो बहुत ही बढ़िया है, मैंने कहा कि आप उसको लागू तो कीजिए। आजादी के बाद से जो कानून लागू है, क्या उसे उल्लंघन करने के बाद हम सजा दे रहे हैं कि नहीं? लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोगों को जेल के सलाखों के अंदर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे? और शराब पीना, शराब बनाना बिहार में जुर्म है। शराब पीने वाले, बनाने वाले जो जुर्म करेंगे, और इसमें पूरी जिनकी भूमिका होगी,
सब पे कार्रवाई होती है। तो आप इस कह मामले रहे में हैं भी कि जो कार्रवाई शराब होगी। पी करके मर गए, एक तरीके से उन्होंने जुर्म किया तो उनको सजा मिली शराब पीने की। अब जो पिलाए हैं और जो इस भूमिका में रहे हैं कि लोगों को शराब उपलब्ध अब हुआ, देख उन लीजिए, पे भी कार्रवाई होगी। देख लीजिए, इन लोगों का जहां पे जवाब रहिए, सुन धैर्य लीजिए। रखिए, किसी को बकसने वाले नहीं है। और देखिए, जो परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है, लाख लोग पूछ पटेगा, हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, पीछे हटने आपको वाले कोई नहीं बोल भी हैं। नहीं रहा कानून और को वापस सख्ती से लेने के लिए। आप लड़ेंगे। इसको ये प्रयास हो राजनीतिक रहा रंग है। क्यों दे रहे हैं? हम ये तो समझ रहे हैं विक्टिम जिन कार्ड हो लोगों गया को ना। परेशानी हो रही कोई है। आपसे नहीं और कह रहा जो- कि कानून वापस सुनिए, लीजिए। जो मांग सिर्फ दावा इतनी कर रहा है कि लोगों की चित्ररंजन मौतें जी- रोक दीजिए नहीं, और अवैध चित्ररंजन- व्यापार रोक दीजिए। माधव आनंद जी, आप देखिए, जवाब दीजिए। आपसे मैं एक चित्ररंजन सीधा एक लाइन सवाल सुनिए। पूछना चाहती हूँ एक लाइन कि सुनिए, आप एक ही लाइन की सुनिए। प्रेस रिलीज हमने पढ़ करके सुनाई, आप ही की संजय पुलिस जी, ने आप जो भी रहिए। आप ही की पुलिस संजय ने जी, जो आप भी डाली है, रहिए। आपने पूरी नहीं, फहरिस्त दे दी आपको- कि आपको इधर जनता इधर ने रेड किया, हुआ, आपस इधर में इधर ये बैठिए। हुआ। कल हमने हमको दिखाया शासन कि चलाने का पटना जनता में ने इतना शराब देश दिया बिक रही है। है, आप वहां बचते आपने क्या रहिए। कार्रवाई की? अरे डिस्कनेक्ट हो गया क्या कार्रवाई की आपने? माधव आनंद के। चलिए, माधव आनंद जी, शायद उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये थोड़ा सा जो वक्त बीच में है, संजय टाइगर जी आप एक और चीज देख ले, क्योंकि हमने अपने कैमरे पे एक और स्टिंग ऑपरेशन किया है। क्योंकि जो शराब बेचने वाला हमने अभी आपको जो दिखाया था, बकायदा हेलमेट पहन करके आया, क्योंकि वहां उसको पूरा एहतियात बरतना है, कहीं उसको जो पहचान है वो जग जाहिर ना हो जाए। उसको एहसास है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। एक सेकंड संजय जी, आप देख तो लीजिए। आप पहले से ही क्यों नाराज हो रहे हैं? अभी आप देखिए, उसने अपना चेहरा हेलमेट से छुपाया हुआ है। नहीं, अब तक हुई बातचीत में शराब बेचने वाले ने शराब की एक बोतल की कीमत 1200 रुपए बताई। विजुअल हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपके बात पर हम विश्वास कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ये सही होगा। हाँ, ठीक है। तो उसका तीसरा हिस्सा भी देखिए, उसका तीसरा हिस्सा भी देखिए कि कैसे पूरा धंधा होता है। हम आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। आपको हम ये व्हाट्सएप भी करेंगे, आप जाके वहां रेड डालिए, क्योंकि पटना में कल आपने कुछ नहीं किया। उम्मीद है आज वैशाली में कम से कम आप रेड डालेंगे। थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिए। 1200 रुपए कीमत बताई गई। उसने कहा कि ये शराब की बोतल हिमाचल प्रदेश से झारखंड के रास्ते बिहार तक पहुंची है। बीच में जो हेलो हेलो की आवाज आपको सुनाई देगी वो हमारे दूसरे रिपोर्टर की है, जो शराब के अवैध कारोबार का वीडियो बना रहे हैं। उन्हें नेटवर्क नहीं मिलने का बहाना बनाया ताकि शराब बेचने वाले को शक ना हो कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। शराब बेचने वाले ने रिपोर्टर को विकल्प के तौर पर शराब का फिर एक टेट्रा पैक दिया। आगे देखिए क्या हुआ। तो फ्रूटी है, ये उत्तर प्रदेश का है। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, जल्दी लीजिए। हाँ तो ठीक है, लीजिए ना 500 में और दीजिए। तो छोटा नहीं है, बड़ा वाला है? हाँ बड़ा वाला है। लेना और दूसरा है, तो यही वाला। हाँ ठीक है, बाकी का क्या करें? बाकी हम आपको अभी कैश दे देते हैं। ठीक है। We are standing in the hinterland of this Vaishali district, and as we can clearly see that we were able to procure these 2 bottles for cash, and that it is, I mean, of course it is prohibited in the state by the state government, but then IMFL, Indian made foreign liquor, is still available easily, and we have already purchased similar things in Fatuha of Patna district, and now this one is Vaishali. जी, माधव आनंद जी, पता नहीं आप देख पाए कि नहीं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको अगर टेट्रा पैक में चाहिए तो टेट्रा पैक में, बोतल चाहिए तो बोतल, 1 लीटर तो 1 लीटर, आधा लीटर तो आधा लीटर, सब मिल रहा है। कैसे? चलिए, उनसे फिर से संपर्क टूट दिया। बताइए संजय टाइगर जी। आपको यह भी पता होगा कि शराब बनाने वाले को, बेचने वाले को, पीने वाले को यही पुलिस पकड़ती है, यही प्रशासन पकड़ता है। फिर भी हम चाहते कि और सख्ती से ये लागू हो, और इसके लिए क्या किए जाए, उसके लिए हम बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री जी ने। आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि 12 करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य है, 45,103 गांव है, 199 टाउन और कस्बा है। जब आदमी पर हम पुलिस नहीं दे सकते, लेकिन कानून को प्रभावी ढंग से कैसे लागू करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और देखिए, मेरी बात सुनिए ना, आप जरा कल्पना करिए कि शराबबंदी के बावजूद शराब पीना, बनाना दोनों और बेचना सब यहाँ हराम है, उसके बावजूद लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं।
जब शराबबंदी कानून लागू नहीं रहा था उस समय कितने लोग अवैध शराब बना रहे थे, कारोबार कर रहे थे, पी रहे थे, आंकड़ा है आपके पास। तब भी लोग दोनों को कनेक्ट मत करिए, शराबबंदी और अवैध शराब नहीं। पहले सुनिए, अरे आप बीच में मत बोलिए। चलिए ठीक शराबबंदी है, आपका तर्क है चितरंजन जी इनका तर्क ये है कि हाँ थोड़ी यहाँ वहाँ थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, पर वो लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अगर पहले के मुकाबले देखें तो अब लोगों की जो संख्या है जो कि ऐसी शराब पी करके जिनकी मौत होती है, ऐसे लोगों की संख्या भी कम हुई है। तो आप ये सारे आंकड़े सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। एक बात समझिए, शराबबंदी और अवैध शराब निर्माण ये दोनों दो विषय है। अवैध निर्माण शराब का तब भी होता था, तब भी जहरीली शराब पीकर लोग मरते थे जब शराबबंदी लागू नहीं था। तो आपकी सरकार नहीं थी ना तब, इसीलिए तो आप सुशासन लाए। इसीलिए तो आपका सुशासन लाए ताकि मौतें खत्म हो जाए। देखिए, हमारी जब सरकार तो बनी थी 2005 में, लागू हुआ है 16 में। तो हमारी सरकार थी, जो चितरंजन जी बैठे हैं, जब उनकी 15 वर्षों की जंगल राज की सरकार थी तब भी लोग जहरीली शराब पीते थे, अवैध शराब के कारोबार करते थे। ये दोनों को कनेक्ट मत करिए, ये दोनों को कनेक्ट मत करिए चितरंजन जी, इसको कनेक्ट मत किया जाए। ये दोनों दो मामला है, शराबबंदी कानून कुछ नहीं है। नहीं एक सेकंड संजय जी, ये बात तो सच है कि दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि अवैध शराब का इसीलिए व्यापार हो रहा है क्योंकि वहाँ शराब नहीं बिक रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून हटाएं, पर आप ये व्यापार बंद कीजिए। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई शराब उत्तर प्रदेश से झारखंड के रास्ते या हिमाचल प्रदेश से झारखंड के रास्ते होते हुए बिहार में पहुंचती है तो कितनी बड़ी कमी है। ना सिर्फ आंतरिक सुरक्षा में कमी है, पर सीमा सुरक्षा में भी कमी है। वैशाली में पहुंच रहा है, 3 जिला पार करके वैशाली में आता है। अब 2 जिला आ रहा है, ये तो कमी है ना। चितरंजन जी को पूरा पता है, कई जिला पार होके आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन चीज आ रहा है, किसको दिया जा रहा है। अच्छा, उनका जवाब देने दीजिए, उनका जवाब देने दीजिए। चितरंजन जी आप उस वक्त आप अभी जब एक सेकंड सबका ऑडियो कम कर दीजिए प्लीज सबका ऑडियो कम कर दीजिए। चितरंजन जी, आप जब आज सारे आंकड़े गिना रहे हैं तो अपने वक्त को क्यों भूल जा रहे हैं? ये आपके ऊपर इल्जाम है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर माधव आनंद जी आपके पास आऊंगी। चितरंजन जी, क्या पूछे थे मैडम? आपके ऊपर इल्जाम ये है कि आज तो आप सारी मौतें गिना रहे हैं, अपने वक्त को भूल जा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं भूल नहीं रहा हूँ, यह गलत दे रहे हैं। एनडीए की सरकार बनी, मैंने कहा कि जब राजद की सरकार थी बिहार में 900 शराब के दुकान थे, और जब एनडीए की सरकार बनी 14,000 दुकान खुल गए। बार खोलने के लिए 40% अनुदान। इनके वित्त मंत्री थे सुशील मोदी जी, गर्व के साथ कहते थे कि शराब से इतना रेवेन्यू का मुझे आय हुआ, यह स्थिति थी। और राजद ने अभियान चलाया था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अभियान चला था। मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए। सरकार बनी मेरे साथ। चितरंजन जी जवाब देंगे। हाँ चितरंजन जी, विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है शराबबंदी में। और अगर आपके पास जो आप दावा करते आ रहे चितरंजन जी, आप सुन लीजिए, आप अगर नहीं सुनेंगे, आपकी बात को नहीं सुनेंगे। जब आपकी आवाज एक सेकंड चितरंजन जी, अब उनको जवाब दे देने दीजिए। धीमा किया जाए इनकी आवाज को। चितरंजन जी, आपकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है शराबबंदी में। अगर आपके पास सारे इनपुट्स हैं, जब आप लोग बताते हैं कि आप लोग को सब कुछ पता है, तो आपकी भी उतनी ही भूमिका है लोकतंत्र में। आप आइए, आगे आके बताइए, सरकार को बताइए, प्रशासन को बताइए। हम जब तक हम सब लोग मिलके इस अरे सुनिए चितरंजन जी, आप ही के बात सुनूंगा तो फिर हम सब लोग चितरंजन जी उनको जवाब आप ही बात पूरा कर लीजिए, आप ही बात कर लेंगे तो फिर हम लोग क्यों बैठे हुए हैं?
हम सब लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कि अगर कमियां हैं तब तो इस तरह के केसेस हो रहे हैं ना, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 16 तारीख को पूरी रिव्यू मीटिंग रखी है। मैंने कहा कि एक जोरदार जो है कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, और कैंपेन हर स्तर पे, चाहे कुछ लोगों का नेक्सस हो उसको भी तोड़ने की जरूरत है, जो चेन बना हुआ उस चेन को भी तोड़ने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है, सत्ताधारी दलों की भी उतनी ही भूमिका है। हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो केसेस आ रहे हैं, जो मुट्ठी भर केसेस आ रहे हैं, मैं अभी भी वर्ड यूज करूंगा, 13 करोड़ की आबादी में अगर आपके अकॉर्डिंग अगर 300 या 3 लाख केसेस आए हैं, वो भी नहीं आनी चाहिए। माधव आनंद जी, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर अगर 13 करोड़ की आबादी में 44 मौतें भी होती हैं तो उन 44 घरों में आप लोगों को नहीं कह सकती कि 13 करोड़ में 44 मौतें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, एक। और दूसरा, जब सत्ता अकेले सरकार को ही मिलती है तो जिम्मेदारी भी अकेली सरकार की ही होगी। उसमें फिर नहीं कह सकते कि भूमिका उन लोगों की भी है जो विपक्ष में है, भूमिका मीडिया की भी है, भूमिका शराब पीने वाले की भी है। भूमिका वहां पर सिर्फ सरकार की होगी और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जहां जहां अवैध शराब का धंधा होगा, हम लगातार कोशिश करेंगे कि हम उनके चेहरे से नकाब उतारते रहें। एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप 10। क्योंकि 90 का दशक कोई नहीं भुला पाया। आज साल 2021 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी 90 जैसे हालात बनाने में जुटे हुए हैं। निर्दोष निहत्थे लोगों को ये कायर आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। आए दिन कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग आतंकियों को करारा जवाब देने का मन बना चुके हैं। अब ये आम नागरिक इन पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद ही हथियार उठाने वाले हैं। आज तो महज ये एक पुतला है। आज तो लाठी और डंडों से आतंकी के पुतले पर हो रहे हैं जोर जोर से वार, लेकिन भविष्य में इस पुतले की जगह एक आतंकी भी हो सकता है। भविष्य में कुछ इसी तरह आतंकियों पर होंगे लाठियों और डंडों से वार। ये तस्वीरें उन आतंकियों को एक कड़ा संदेश है जो निहत्थे और निर्दोष लोगों को बार बार निशाना बना रहे हैं। अब अवाम इन कायर आतंकियों को सबक सिखाने के लिए लाठी और डंडों का सहारा लेने के लिए तैयार हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग आतंकियों की मॉब लिंचिंग की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डोडा, जम्मू, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपोरा और बारामूला में स्थानीय नागरिकों के कुछ समूह आग लगाने वाली सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी चीजें आतंकियों की मॉब लिंचिंग के लिए इकट्ठा की जा रही है। एक सुरक्षा के जो एजेंसियों के अनुसार हमें ये पता चला है कि 8 ऐसे इलाके जैसे बारामूला हुआ, बांदीपुर, श्रीनगर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ, यहाँ पे लोगों ने तैयारी कर ली है कि किस तरीके से आतंकवादियों को हमें मारना है। अगर कोई भी आतंकवादी उनके पास किसी ठिकाने के लिए आता है, हाइड आउट के लिए आता है, खाना बनाने के लिए कहता है, तो पकड़ के उस आतंकवादी को मार देना है। कि एक सख्त से सख्त पैगाम देना है कि बहुत एनफ इज एनफ, बहुत सह लिया हमने, अब हम सहेंगे नहीं। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के लोग डर और खौफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति लौट आई थी, लेकिन अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही आतंकियों ने एक के बाद एक कई हमले कर जम्मू कश्मीर की शांति पर ग्रहण लगाने की पूरी कोशिश की। अक्टूबर महीने से लेकर अब तक आतंकियों ने कुल 13 आम नागरिकों की अलग अलग हमलों में हत्या कर दी। सिविलियंस से भी अब डिसाइड कर लिया है कि हम सुरक्षा बलों के सहारे ही खाली नहीं रहेंगे। अगर आतंकवादी हमें निशाना बनाता है तो हम भी आतंकवादी को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक उनकी तरफ से एक कड़ा कदम उठाने की जो तैयारी हो रही है। हाँ, जरूर ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अलार्मिंग भी है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि सिविल वॉर काइंड ऑफ ए सिचुएशन हो, कोई सिविलियंस लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले। इन नापाक हमलों से अब स्थानीय लोगों का खून खौल उठा। स्थानीय लोग अब खुद इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं, जो कानूनी तौर पर तो गलत कदम है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों पर नागरिकों को पूरा भरोसा रखना चाहिए। साथ ही प्रशासन भी इसे रोकने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ है। बेहद चौंकाने वाली ये खबर है जहां पर लगातार एक के बाद एक जो आम नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं प्रदीप, उसके बाद ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आ रही हैं कि लोग भी अब मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में हैं। क्या बता रहे हैं आपको लोग? देखिए पद्मजा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिजा बदली है, अब हवा बदली है, लेकिन एक मुल्क है पाकिस्तान जिसे ये रास्ते आ रहा है, वो अपने आतंकवादियों के थ्रू लोगों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब लोगों का जो है पेशेंस वो खत्म होता जा रहा है। अब देखिए कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। आप इस समय देखिए इन्होंने अपने हाथ में प्लेकार्ड उठाया हुआ है, खून का बदला खून। मतलब कि अगर आतंकवादी लोगों को निशाना बनाएगा तो हम भी नहीं चुकेंगे आतंकवादी को मारने में। टेररिस्ट तेरी खैर नहीं। देखिए अपने पोस्टर जो बैनर अपने हाथ में उठे, अब ना सहेंगे आतंकवाद, हम आतंकवाद नहीं सहने वाले। एनफ इज एनफ, क्योंकि अगर लोगों को वो निशाना बनाएंगे तो वो भी लोगों को निशाना बनाएंगे। क्या है अब आपका कि आप भी अब आतंकवादियों को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार हो चुके हैं? सर मैं तो बोल रहा हूं, अगर सांबा के युवाओं को एक बार, जहाँ जम्मू के युवाओं को, जहाँ कश्मीर के युवाओं को हथियार दिए जाए तो हम इनके घर घर जाके इनको घुस के मारेंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर का नाम इतना बदनाम हो चुका है। अगर किसी भी पार्टी को अपना सीएम बनाना हो तो एक ही मंच पे एक साथ मीटिंगें कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर आतंकवाद को खत्म करना हो, आज तक किसी भी कश्मीर की पार्टी ने आज तक कोई अपना एजेंडा नहीं रखा। तो आप क्या चाहेंगे कि आपने भी ठान लिया है कि आप आतंकवादियों को अब आप ठिकाने लगा सकते हैं? ऐसा आपने मान लिया कि यही एक तरीका है? देखिए सर, जो आज का दौर चल रहा है, जो बातें आज का टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही है, बहुत दिन दूर नहीं, जो जम्मू में भी होंगी, जो दिल्ली में भी होंगी, पंजाब में भी होंगी। क्यों ना हम खुद अपने आप को मजबूत करें कि हम उन आतंकवाद से जो इतना उन्होंने कहर मचाया हुआ है उनसे लड़ने के लिए अभी हम खुद को, हम सभी युवाओं को, हम हमारे सभी साथियों को यूनाइट होना पड़ेगा, एक जगह पे आना पड़ेगा। क्यों हम बार बार किसी के आगे रिक्वेस्ट करके, क्यों बार बार हम डरते रहेंगे? जी प्रदीप एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं एसपी वैद साहब के पास भी जाना चाहती हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो अभी इंटेलिजेंस की खबर आ रही है एसपी वैद साहब? पद्मजा, ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आपको याद होगा पंजाब में जब लोग टेररिज्म के खिलाफ हो गए तो तभी टेररिज्म वहाँ जो पाकिस्तान प्रॉक्सी वार चलाता था, कोवर्ड वार, वो खत्म हुई। और वैसे भी जम्मू रीजन में ऑलमोस्ट टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म है। इसके सिवाय कि कोई कभी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती, जैसे आपने हाल ही में पुंछ में देखा या राजौरी में एनकाउंटर हुआ, वो ग्रुप्स जो यहाँ आते हैं अल्टीमेटली वो जम्मू रीजन के लोग काफी प्रो गवर्नमेंट, प्रो नेशनलिस्ट हैं, तो वो खबर निकाल देते हैं। कश्मीर में ऐसा नहीं है कि लोग अमन नहीं चाहते और प्रो इंडिया, प्रो नेशन नहीं है। इनफैक्ट 95% से ज्यादा जो एनकाउंटर्स होते हैं, जो भी एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं, वो इंफॉर्मेशन लोकल लोगों से ही आती है और लोकल पुलिस को आती है और उसी के थ्रू सारे ऑपरेशन। जिस दिन लोग ये डिसाइड कर लें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करना, और मुझे विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीर में भी हो जाएगा। वहां थोड़ा डर का माहौल रहता है हालात की वजह से। जिस दिन लोग यहाँ डिसाइड कर लें, उस दिन समझिए आतंकवाद का अंत हो गया। पर सर एक आतंकवाद का अंत करना एक चीज है और दूसरा ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि लोगों में इतना गुस्सा और दहशत है कि वो जल्द ही ऐसा माहौल बन सकता है कि लोग ऐसे आतंकवादियों की मॉब लिंचिंग कर दें। देखिए, मैं समझता हूं लोगों को इस चीज की ये करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, कौन उनको पनाह दे रहा है, कौन उनको खाना खिला रहा है, कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, कौन उनके लिए टारगेट आइडेंटिफाई करता है। ये सारी चीजें अगर पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस से शेयर हो जाए तो इसका अंत होना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ पुलिस को
जो आईज एंड एयर्स पब्लिक होती है उसकी जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी जरूरत है, लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये काम सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का है, मुंह तोड़ जवाब देना आतंकवादियों को। पर एक तरीके से ये भी दिखाता है एसपी वैद साहब कि पिछले 2 दशकों से किस तरीके से आतंकवाद की मार झेल रहे लोग, जिसको कहते हैं कि पूरा गुस्से से, दहशत से भर चुके हैं, ऊब चुके हैं। यही वो दहशत जो फूट के निकल रही है। पद्मजा, ऐसा है कि जितना जो पाकिस्तान की डीप स्टेट टेररिज्म चलाती है, जो कोविड बार कश्मीर को बैटल ग्राउंड बनाया है भारत से बदला लेने का, बांग्लादेश बनने का, वो सारा अल्टीमेटली उसका असर लोगों पर है। आज कोई घर कश्मीर में नहीं बचा यहाँ मौत नहीं हुई, यहाँ इंजरीज नहीं हुई, किसी का बच्चा छिन गया, किसी का भाई छिन गया, किसी का बेटा छिन गया। तो इसका अल्टीमेट सफरर लोग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑफ कोर्स लड़ाई करती ही हैं, पुलिस करती है, आर्मी करती है, पैरामिलिट्री करती है, लेकिन इसका असली सफरर आम आदमी है। इसीलिए लोगों की वो बर्दाश्त खत्म हो रही है और लोग जिस तरह पंजाब में एक दिन खड़े हो गए थे, यहाँ मुझे कोई डाउट नहीं है कि एक दिन जम्मू कश्मीर में भी लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाए। हम भी बार बार कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ना लें, पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, सुरक्षा बलों को दे, क्योंकि कैसे इनके साथ डील करना है ये सुरक्षा बल अच्छे से जानते हैं। पानी सर के ऊपर निकल चुका है। एसपी वैद साहब, प्रदीप, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।